दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को बहुत आसानी से समझते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का आखिरी टॉपिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने समझा कि कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट ने हम लोग को एक एक्सपीरियंस गेन करवाया ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे प्रोविजन को इंसर्ट कर सके। थैंक्स टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, जो अपने एक्सपीरियंस से, हमारे कंट्री के एक्सपीरियंस से अच्छे अच्छे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, जिसको अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में समझेंगे जो हमारी जो कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे अरेंज किया गया, कैसे उसको ऑर्डरली वे में क्रिएट किया गया, एक सुनियोजित तरीके से क्रिएट किया गया ताकि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी क्रिएट हो। ठीक है ना, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बेसिक प्रिंसिपल क्या थी कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेटिक होगी, लोकतांत्रिक होगी, यानी लोग जो होंगे सबसे सर्वोपरि होंगे, और जो कमिट किसके लिए होंगे, सबसे ज्यादा कमिट किसके लिए होंगे, जनता की भलाई के लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, पीपल ही सुप्रीम होती है डेमोक्रेसी में ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बहुत ज्यादा टाइम जो है स्पेंड की, क्यों की, तो इसीलिए की क्योंकि जो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन तीन इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए काफी टाइम जो है वो स्पेंड की। क्योंकि अगर ये तीनों में बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस में काम नहीं करेगी, तो हमारी कंट्री में क्या आ जाएगी, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत टाइम स्पेंड किया। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, रूल मेकिंग का, रूल एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशियरी का काम होता है कि देखना कि जो लॉज जो बन रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो जुडिशियरी पिक्चर में आ जाएगी, जुडिशियरी सामने आ जाएगी कि भाई तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एक गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करती है। तो इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अच्छा खासा जो टाइम था वो स्पेंड किया, और जरूरी भी था क्योंकि हमारी कंट्री को स्टेबल कंट्री बनाना था। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कौन सी सिस्टम को अडॉप्ट किया, फेडरल फॉर्म, और कौन सी, पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो फेडरल फॉर्म क्या होता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो फेडरल फॉर्म को अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया। तो इसका मतलब क्या होता है, फेडरल फॉर्म यानी संघवाद का प्रकार। ठीक है, संघवाद में क्या होता है, जो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में डिवाइडेड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है, स्टेट जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव अपने अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कार्यपालिका अपने जुडिक्शन में काम करती है, अपने क्षेत्राधिकार में काम करती है। जुडिक्शन मतलब क्या होता है, क्षेत्राधिकार। लेजिस्लेटिव मतलब क्या, कि जो हमारी विधायिका वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है, उनके पावर के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता क्या है कि जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, रियल हेड होंगे, कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, जो कि लीडर होंगे पार्लियामेंट के, है ना, वही ना होता है लीडर, प्राइम मिनिस्टर ही ना होते हैं। और हेड ऑफ द स्टेट जो नॉमिनल हेड होंगे, ठीक है, वो या तो मोनार्क हो सकते हैं या तो प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ये कहाँ है, यूके में है ये चीज, और प्रेसिडेंट का सिस्टम इंडिया में। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। नाउ जो हमारी जो ये बैलेंस जो सिस्टम है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जरा भी हिचकिचाया नहीं कि दूसरे कंट्री से एक्सपीरियंस गेन करें। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये ले ले बात कि एक घर में दो भाई बहन है, ठीक है, तो बड़े भाई ने कुछ गलत स्टेप लिया तो छोटे भाई बहन को ये सीख मिलता है ना कि हाँ वो गलत रास्ते पे हम नहीं जाएंगे।
मान लीजिए गलत सब्जेक्ट चुन लिया होगा, तो हम लोग को भी सीख मिलता है कि हाँ इसमें ये होता है। तो उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ये सीख लिया दूसरे कंट्री से कि दूसरे कंट्री में कुछ फीचर्स अडॉप्ट करने से क्या फर्क पड़े। मान लो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया ब्रिटेन से, तो ये देखा होगा ना कि क्या उसका एक्सपीरियंस है, उस कंट्री का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि सीखना कोई गलत बात नहीं होती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंग से लगता है ये गलत है, क्योंकि जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो पूरा डिट्टो कॉपी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इंसर्ट करती है प्रोविजंस को। वो दूसरे कंट्री सीख लेके हमारे कंट्री का क्या स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए। तो ये हमको ये बात गलत लगता है। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिफरेंट कंट्री से प्रोविंस को बोरो किया है और हमारे कंट्री की सुटेबिलिटी के अनुसार उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये नहीं कहते कि वो इमिटेट करके किया गया है, कॉपी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगर कॉपी करके लिखता तो क्या 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? बिल्कुल नहीं लगता, वो तो फटाफट कर लेता। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टाइम लेके एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है ताकि हमारी जो कंट्री है स्थिरता से चले। ये नहीं कि इनस्टेबिलिटी जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में आता है ना। अगर आता तो क्या हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं, हम लोग अंडर डेवलप स्टेज में रहते हैं। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा जो हम लोग दूसरे से आइडिया लिए वो इमिटेट किए, कॉपी किए। ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली था वो पैरोकियल नहीं था, एक वर्ड यूज किया गया पैरोकियल, यानी नैरो नहीं था, स्मॉल माइंडेड नहीं था, वो ब्रॉड माइंडेड था। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एम ही क्या थी कि पीपल लोग है वो सर्वोपरि है, सबसे सुप्रीम है। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। और नाउ जो दूसरा बॉक्स है उसमें हम लोग समझेंगे उसमें क्या क्या हम लोग जो प्रोविजंस है डिफरेंट कंट्री से बोरो किए हैं। तो ब्रिटेन से क्या बोरो किए हम लोग? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। देखो ये जो होता है ना वो इलेक्शन का एक प्रोसीड्योर आता है। ठीक है, जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उस चैप्टर में पढ़ना। अभी के लिए समझ लो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको एक सर्टेन मार्क पार करना पड़ता है। अगर मान लो कि 1000 वोट अगर एक्सीड कर लिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी नेता उसको पार कर दिया, कोई भी लीडर पार कर दिया, तो वो इलेक्टेड हो गया। तो 1000 क्या हुआ? एक मार्क हो गया। अगर उसको पार कर दिया तो वो क्या होगा? लीडर वो चुनाव जीत जाएगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया क्या होता है, तो वो भी कहाँ से बोरो किया गया है? ब्रिटेन से। लेकिन वहां जो नॉमिनल हेड है वो मोनार्क है, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है? प्रेसिडेंट है ना। तो ये हम कह सकते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोरो नहीं किया है, डिट्टो कॉपी नहीं किया है। अगर किया हो तो इतना टाइम लगता ही नहीं। फिर आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जो हमारी जुडिशरी फॉलो करती है वो ब्रिटेन से लिया। रूल ऑफ लॉ यानी सब कोई इक्वल है, ना या कोई अमीर होगा ना गरीब होगा। सब जो जुडिशियरी के जो लॉ के आगे क्या होगा? सबसे एबव में कौन होगा? लॉ, फिर आएगी जनता। सब कोई इक्वल होंगे, ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना मेल ना फीमेल। सब जुडिशियरी के आगे सब सामान्य होगा, जब लॉ के सामने सब समान होगा। नो वन इज अबव लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, फिर जो स्पीकर का प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर का भी प्रावधान कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको याद करना ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि आपके फ्यूचर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। और ये रटने वाला चीज नहीं है, आप एक एक प्रोविजन को समझिए। से मैंने सारे को एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आप वीडियो को देख के समझिए। ठीक है, तो यूएसए से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट, जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स वो अगला ही चैप्टर है, तो उसमें हम लोग थर्डली में डिस्कस करेंगे ना। जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए में। देखिए जुडिशियल रिव्यू होता क्या है कि अगर हमारे जुडिशियरी को ऐसा लगे कि कोई लॉ ऐसा पास हो गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करता है हमारी जुडिशियरी, तो वही होता है जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वही होता है।
नाउ आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये भी हम लोग को अलग से अलग वाले दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो उसमें ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए यही समझिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नाउ फ्रांस से लिया गया है 3, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था उसी में ये तीनों चीज आया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और इक्वालिटी मतलब समानता, फर्टर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारे प्रेम्बल में ही यहाँ मेंशन किया है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कंट्री है, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करती है। तो समझ आ गया होगा ये। और कनाडा से क्या लिया गया है, क्वाजी फेडरल फॉर्म। क्वाजी फेडरल फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है, कि जो फेडरल में क्या पढ़े थे कि जो पावर है वो डिवाइड होगा स्टेट और सेंटर में, लेकिन क्वाजी में क्या होता है ना, क्वाजी फेडरल फॉर्म में, कि जो सेंटर होगी सबसे स्ट्रांग होगी इन द सेंस कि उनके पास कुछ ज्यादा पावर होंगे, और जो स्टेट होगी कंपैरेटिवली वीक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो क्वाजी फेडरल फॉर्म समझ में आ गया कि स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और रेसिडुअल पावर देखिए 3 लिस्ट होते हैं, 3 लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती है। उसमें एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है क्या, स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट। देखिए 3 लिस्ट होती है, और बिसाइड उसके इसके अलावा रेसिडुअल होता है, जो हमारे कंट्री में भी है कि लिस्ट यानी सब्जेक्ट, यूनियन कुछ अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लॉ बना सकेगा, स्टेट अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लॉ बना पाएगा। कंकरेंट यानी दोनों यूनियन और स्टेट मिलके वो लॉ पास करेगी, बनाएगी। ये तीनों लिस्ट है, लेकिन एक और भी होता है रेसिडरी, जो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, यानी जो तीनों लिस्ट में नहीं आता है, तीनों लिस्ट में नहीं आता, वो किस में आएगा, रेसिडुअल में। ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर में मेंशन है वो फेडरलिज्म चैप्टर है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट, और जो तीनों में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता वो रेसिडुअल में होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।